हेलो एवरीवन। वेलकम करती हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्री गाइड पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा के बारे में। अलजेब्रा अगेन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के पर्सपेक्टिव से। अगर देखा जाए, इससे 2 से 3 सवाल हमेशा हर साल हर पेपर में देखने को मिलते ही हैं। तो हम बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। और अलजेब्रा पढ़ने से पहले मैं ये बता देती हूँ कि हम क्यों पढ़ते हैं, आखिर इसका क्या यूज़ है हमारी डेली लाइफ में। तो अगर देखा जाए, ये हायर फिज़िक्स में काम आता है, हायर मैथमेटिक्स में काम आता है। और अगर कोई जैसे कार है, वो जिस स्पीड से चल रही है और जिस टाइम में जितना डिस्टेंस कवर कर रही है, तो बताओ उसे कितना टाइम लगेगा। तो हम टाइम कैलकुलेट करने के लिए उसे एक्स मान सकते हैं। तो किसी भी अननोन फिज़िकल क्वांटिटी जो हमें निकालनी हो, फाइंड आउट करनी हो, ज्ञात करनी हो, हम उसे वेरिएबल मान के इजीली इक्वेशन फॉर्मेट में उसको सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ी कैलकुलेशंस आसान हो जाती है। अगर हम एक्स मानेंगे ही नहीं और बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस आएगी, तो फिर वो हमारे लिए और डिफ़िकल्ट होता चला जाएगा। इसलिए अलजेब्रा अपने आप में फ़िज़िक्स में, इंजीनियरिंग में हर जगह काम आती है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच सिम्बल्स आर combined अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ अर्थमेटिक। ये एक मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है अलजेब्रा, जिसमें सिंबल्स को कंबाइन किया जाता है, और वो भी कुछ रूल्स के बेसिस पे है, जो कि अर्थमेटिक के रूल्स होते हैं। हम पहले बेसिक्स पढ़ लेते हैं, और बेसिक्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, हम क्वेश्चंस में ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, ये बेसिक्स आपको आता होगा, बट स्टिल मैं एक बार रिमाइंड करा रही हूँ। जैसे एग्जाम्पल देखिए, x+2 = 5। तो इसमें x क्या है? एक वेरिएबल है जो कि अननोन फिजिकल क्वांटिटी है। तो एक्स वाई जेड किसी भी इक्वेशन में आएंगे, वो हमारे वेरिएबल्स होंगे। वेरिएबल क्या होता है? सिंबल्स फॉर नंबर विच आर नॉट नोन। ऐसे नंबर जो अभी नोन नहीं है, मतलब उनकी वैल्यू हमें नहीं पता है। x+2, अगेन सेम एग्जाम्पल लिया, x+2 = 5, जिसमें 2 और 5 क्या है? कॉन्स्टेंट्स है, मतलब फिक्स्ड वैल्यूज़ है। 2 और 5 क्या है? कांस्टेंट है। x और y क्या था? वेरिएबल। 2 और 5 क्या है? कांस्टेंट, यानी फिक्स्ड वैल्यू। अगर हमने नॉर्मल लिख रखा है 2x, या हमने लिख रखा है 3+x, और आगे यूँ कुछ भी नहीं लिख रखा है, तो ये हमारी कहलाएगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगी। अगर इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम इक्वल्स टू ऐड कर दें, तो वो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। एक्सप्रेशन से इक्वेशन बनने में केवल एक इक्वल्स टू का फ़र्क है। यहाँ पर 3+x है, तो ये एक्सप्रेशन। x+2 = 5 हो गया, तो अलजेब्रिक इक्वेशन। गॉट इट? सो आई होप आपको वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स और ये एक्सप्रेशन इक्वेशन समझ आई होगी। अब हम चलते हैं पॉलिनोमियल की ओर। पॉलिनोमियल क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको इसी फॉर्मेट में मिले। हो सकता है कभी ये x4 गायब कर दें, हो सकता है इस पूरी इक्वेशन में x² गायब हो जाए, तो भी ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन ही रहेगी। मतलब कहीं ना कहीं x की कुछ ना कुछ पावर में वैल्यू होगी, एंड देन धीरे धीरे आते आते कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे 5 पावर भी हो। मैंने एक से ही रैंडम एक एग्जाम्पल लिखा है। ठीक है, ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे नहीं लिखते हैं, मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिखा है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म दिस, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है 4x³ - 5x² + 2x + 1। एक पॉलिनोमियल हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई। इसमें कहीं आपको इक्वल्स का साइन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो इसलिए ये एक्सप्रेशन हो गई। अब देखो, जो इसमें हाईएस्ट पावर होती है, जैसे इस पूरी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या है? x की 3। तो वो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी, दैट इज़ 3। हाईएस्ट पावर यानी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। गॉट इट? अगर कोई आपसे पूछे कि इस एक्सप्रेशन में बताओ इसकी डिग्री क्या है, तो दैट इज़ 3, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ x। अब दो तरह की टर्म्स होती है, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। अगर x की पावर सेम है, तो वो लाइक टर्म्स कहलाएगी। अगर सेम नहीं है, तो अनलाइक टर्म्स कहलाएगी। जैसे यहाँ x² है, तो जो लाइक टर्म्स होती है उन्हीं को हम ऐड कर सकते हैं, और मतलब माइनस कर सकते हैं। ठीक है, ओनली लाइक टर्म्स को। अनलाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता।
इन दोनों को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं। प्लस माइनस केवल लाइक टर्म्स होगी। अब कोफिशिएंट्स क्या होता है, ये मैं आपको एक बार बेसिक टर्मिनोलॉजी बता रही हूँ। जब हम मेन कंसेप्ट पढ़ेंगे तो ये सारे टर्म्स कभी ना कभी काम आएगी आपके। कोफिशिएंट्स यानी जैसे एग्जांपल देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। अब बताओ इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या हो जाएगा, 1। कुछ भी नहीं दे रखा है, मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग कैलकुलेशन जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आएगी तो आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है। तो आपको कोफिशिएंट का मतलब तो पता होना चाहिए, दैट इज़ -4। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 1 है। तो ये हमने एक बार बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी कि अलजेब्रा क्या होता है, हम क्यों पढ़ते हैं, और इसकी बेसिक टर्म्स देखी। अब हम इसके कुछ टाइप्स पढ़ लेते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल्स। देखो डिग्री का मैंने आपको क्या मतलब बताया था, हाईएस्ट डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। और नंबर ऑफ टर्म्स यानी टर्म्स मैंने आपको बताई थी ना, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स, तो ऐसी सारी टर्म्स होती है। तो उनके नंबर पे हम उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल, मोनो यानी सिंगल, 1। तो एक टर्म होगी केवल, तो मोनोमियल। जैसे 4x 7y 6z केवल एक सिंगल टर्म है ना ये, तो मोनोमियल। बाइनोमियल, 2 टर्म्स, बाय मतलब 2, ट्राई यानी 3। तो बाइनोमियल्स में 2 टर्म्स होती है, जैसे 4x³ प्लस 7x। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि x की पावर सेम हो या x की पावर में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बस ये 2 टर्म्स होनी चाहिए तो वो बाइनोमियल कहलाएगा, और बीच में कोई ना कोई ऑपरेशन होना चाहिए। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होनी चाहिए, जैसे 1, 2 और 3। ये 3 अलग अलग टर्म्स है और प्लस और माइनस बीच में लगा हुआ है। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल्स, इसके कितने पार्ट होते हैं। पहला लीनियर, जिसकी डिग्री 1 हो। जैसे यहाँ देखो x की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 1 है, तो उसे हम लीनियर बोलेंगे। डिग्री यानी हाईएस्ट पावर इन द एक्सप्रेशन। तो इसमें हाईएस्ट पावर ही क्या है, वेरिएबल एक ही दे रखा है और उसकी भी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो लीनियर हो गया। क्वाड्रेटिक यानी डिग्री 2, उसकी अगर 2 डिग्री होगी हाईएस्ट तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। जैसे यहाँ x की पावर 2 आ रही है। क्यूबिक में 3 डिग्री होगी, बाय क्वाड्रेटिक में डिग्री 4 होगी। और एक और आपका होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, मतलब यानी 0 डिग्री। इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है, 3 7 -3/4, तो इसकी क्या डिग्री हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स हमने देखा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। उसके बाद लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक हमने देखा। अब देखो एक और टर्म है, यहाँ नोट करके मैंने लिख रखा है, ज़ीरो पॉलिनोमियल। ये ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे देखो अगर f(x = 0) है, f(x) यानी आपको कोई सी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसके सामने लिखी हुई होगी, वो x की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू रखने पर अगर 0 हो रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, ज़ीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल से बताती हूँ तो समझ जाओगे इजीली। जैसे f(x) दे रखा है 5x - 2, ठीक है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमें x की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिस पे ये टर्म 0 हो जाए। तो 5x - 2 = 0, तो यानी x = 2/5। तो x की वैल्यू जब हम 2/5 रखेंगे तो ये पूरी जो पॉलिनोमियल है f(x) वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम ज़ीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। f(x = 0) इज़ कॉल्ड ज़ीरो पॉलिनोमियल एट वैल्यू दिस। तो मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, f और x जब हम क्या रख रहे हैं, 2/5, तो f(x - 2) जो है वो हमारा 0 हो रहा है, तो ये हमारा ज़ीरो पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। इफ़ f(x) is divided by x - a, then remainder equals to f(a).
अब देखो, ऐसे मैं आपको थ्योरेटिकली पढ़ाऊँगी तो आपको इतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा कि जब मैं एग्ज़ाम्पल लेके बताऊँ। अब मान लेते हैं कि मैं यहाँ एक रैंडम टर्म ले लेती हूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पे। जैसे कि कुछ भी एक रैंडम एक्सप्रेशन ले लो, x³ + x² + x + 1। मैंने एक नॉर्मल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दी, ठीक है? अब मैं बोल देती हूँ कि अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ x-1 से, यानी मुझे इसका डिवाइड करना है किससे? x-1 से मेरे को इसको डिवाइड करना है। तो अब रिमाइंडर थ्योरम ये बोलती है, अगर हम इसमें x-1 का डिवाइड कर रहे हैं और अगर मैं इसमें x की जगह 1 रख दूँ, फिर जो वैल्यू आती है वही इसको डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर बचेगा। जैसे इसमें मैं अगर 1 रखूँ, ये हमारा f(x) है, ठीक है? अब मैं यहाँ f की वैल्यू 1 रख देती हूँ। तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर भी 1, 1 का 1 और इधर आ गया 4। तो अब ये जो वैल्यू आई है, तो मतलब अगर मैं इसको इधर डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर हमारा 4 बचेगा। अगर मैं 1 इसमें रख दूँ तो ऐसे पता लगा सकते हैं हम, ठीक है? अगर रिमाइंडर 4 की जगह 0 बचता, रिमाइंडर 0 आता, मतलब x-1 इस पूरे एक्सप्रेशन को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है, तो मतलब x-1 इसका एक फैक्टर हो जाता, करेक्ट? x-1 फैक्टर हो जाता ना इसका। x-1 रखने पर ये पूरा पॉलिनॉमियल 0 हो रहा है, तो x की किस वैल्यू पे 0 हो रहा है? 1 वैल्यू पे। गॉट इट? आई होप आपको थोड़ा धीरे धीरे मतलब समझ आ रहा होगा जो मैं बता रही हूँ। एक बार अपन क्वेश्चन करेंगे फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। इफ़ f(x) इज़ डिवाइडेड बाय x + a, देन हमारा रिमाइंडर क्या होगा? -a। नॉर्मली आपको किसी से भी डिवाइड करने का दे रखा हो, वो जो डिवाइड करने का दे रखा है उसके सामने 0 लिख दो, = 0। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -a और इधर आ जाएगी +a, और जो i है उसी को हम जब f(x) अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर जो बचेगा, मतलब जो हमारा आंसर बचेगा वो रिमाइंडर होगा। गॉट इट? तो हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। इससे पहले एक और थ्योरम देख लेते हैं, फैक्टर थ्योरम। ये रही हमारी फैक्टर थ्योरम। अब देखो, मैंने जैसे आपको पहले वाली में बताया था, अगर हम उसमें उसकी वैल्यू पुट कर दें, अगर आंसर नॉन ज़ीरो आता है तो वो उसका रिमाइंडर हो जाएगा। अगर ज़ीरो आता है तो हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो उसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है? जैसे f(a) अगर ज़ीरो है तो मतलब a रखने पर वो ज़ीरो हो रहा है, यानी x-a उसका एक फैक्टर होगा। अगर -a रखने पर वो ज़ीरो हो रहा है तो x+a उसका फैक्टर होगा। आप खुद देखो, यहाँ पे x+a अगर इसका फैक्टर है, मतलब x+a रखने पर 0 आ रहा है हमारा रिमाइंडर, तो x की किस वैल्यू पे आ रहा है? -a वैल्यू पे आ रहा है, तो वो -a ही तो हमने यहाँ लिखा है। हम नॉर्मल क्या लिखते हैं? f(x) = 0। इस x की जगह हमने -a लिख दिया। गॉट इट? तो ये थी हमारी रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। अब एक बार क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चंस। जैसे देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4x³ + 3x² - 4x + k। हमें यहाँ दे रखा है x-1 जो है इस पूरी एक्सप्रेशन का फैक्टर है, मतलब x-1 इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है ना? x-1 रखने पर यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आना चाहिए। तो x-1 रखने पर अगर 0 आ रहा है तो x की वैल्यू रखने पे x+1 हो जाएगा यहाँ पे, है ना? तो मैं यहाँ पे 1 रखूँगी, मतलब 1 रखने पर f(x) हमारा क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, और f(x) क्या दे रखा है? ये। तो +3 1 का स्क्वायर -4 1 + k, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। f(x) की जगह मैंने एक्सप्रेशन लिख दी और उसमें x की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो उसका फैक्टर है x-1, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे क्योंकि फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा। दैट इज़ 4 + 3 - 4 + k = 0।
+4 -4 गया, k की वैल्यू आई -3। तो ये हमारा आंसर हो गया, k की वैल्यू -3। तो इजी है क्वेश्चन, आप बेसिक तरीके से सॉल्व करोगे तो इजीली आंसर निकल के आएगा। आपको पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम की क्या बोलती है आखिर ये, है ना। एक बार और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, धीरे धीरे कंसेप्ट आते जाएगा समझ, क्वेश्चंस आप करते जाएंगे तो। अगेन ये हमें एक एक्सप्रेशन दे रखी है, इज डिवाइडेड बाय x+2, देन फाइंड द रिमाइंडर। हमें ये बोल रहा है कि अगर हम इसको x+2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर फाइंड करो। अगर मैं x की वैल्यू इसमें -2 रख दूँ तो सॉल्व करने पर जो आएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर हम कैसे निकालेंगे, इसमें हम सिंपली यहाँ पे -2 है, -2 पुट कर देंगे, प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 -6। तो इसको बस सॉल्व करना है और हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। अब -2 की पावर 4 है, तो किसी की भी माइनस की इवन पावर होती है तो आंसर पॉजिटिव आता है। तो 2 की पावर 4 क्या होती है हमारी 16 माइनस, अब यहाँ पे देखो किसी की भी पावर ऑड है, नेगेटिव में ऑड पावर है तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगे। तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, और 8 8 जा 64। यहाँ पे -2 की पावर 2 यानी +4, यहाँ पे क्या बनेगा -6 और -6। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -6 और -6 -12 हो गए, -12 को इसमें से माइनस कर देंगे तो 4 + 68 72 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। इसका आंसर 72 आ गया, तो मतलब ये इसका रिमाइंडर हो गया कि मतलब पूरी इस इक्वेशन को एक्सप्रेशन को जब हम x+2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 72 आता है। तो इसको सिंपली मैंने यहाँ पे -2 रख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम का दोनों का फ्यूजन दे रखा है। देखो, इफ़ दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय x-2 देन रिमाइंडर इज k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर हम इस एक्सप्रेशन को x-2 से डिवाइड करते हैं, मतलब सिंपली मैं यहाँ क्या रखूँगी, x की वैल्यू 2 रखूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 रख दी वैल्यू इस वाली एक्सप्रेशन में, +3 2 का स्क्वायर -2k +4। अब ये बोल रहा है कि जब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं, यानी हमने 2 तो रख दिया, तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, क्वेश्चन में गिवन है क्या आ रहा है रिमाइंडर, तो हमने सामने क्या लिख दिया, के लिख दिया, क्योंकि रिमाइंडर ही तो आता है जब हम इसमें x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो, और वो रिमाइंडर के है, तो अब k की वैल्यू निकालो। सिंपल इसको सॉल्व कर देंगे, 8 + 12 -2k +4 = k। तो ये 2k उधर जाएगा तो 3k हो गया, और इधर 12, 8 और 4 12, ये यहाँ 24 हो गया। तो 24/3 = k, दैट इज़ 8। ओ सॉरी, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैंने यहाँ नीचे सॉल्व कर दिया। 24 = 3k हो गया, तो इसको हम नीचे लेकर आ गए, तो 8 आंसर आ गया हमारा k का। ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन है उसी तरीके से करते जाओ तो आपका आंसर आता चला जाएगा। गॉट इट। तो अब हम थोड़े और क्वेश्चंस देखते हैं, देन हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अभी हमने पढ़ा था फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे हैं। अब देखो, ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कि मतलब हमारे क्या होते हैं, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड, तो वो हम कैसे करते हैं। मैंने क्या बताया था, लाइक टर्म्स को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे 9x² + 3x², तो ये 12x² होगा, ना कि 12x की पावर 4 करेंगे आप, 4 नहीं होगा। ठीक है, x यहाँ पे मल्टीप्लाई में थोड़ी है, प्लस में है तो स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। 7xy - 5xy, तो दैट इज़ 2xy। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने सीखा। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या होता है, ये मैंने आपको एक्सपोनेंट्स वाली वीडियो में भी बताया था कि बेस सेम है और पावर अलग है तो पावर्स ऐड हो जाएगी।
और मल्टीप्लाई में दे रखा है तो डिवाइड में दे रखा है तो पावर्स माइनस में आ जाएगी। तो यहाँ a प्लस बी हो गया और x की पावर a माइनस बी हो गया। अब हम इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आप मेरे बिना सॉल्व कराए भी कर सकते हैं, तो एक बार खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बाकी मैं सॉल्व कराती हूँ। सब्सट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, मतलब इन दोनों का हमें सम करना है एंड देन इसको माइनस कर देना है। सिंपल। तो देखो 3x² माइनस 8x प्लस 11। अब हमें ऐड करना है इन दोनों को, मतलब बीच में प्लस लगेगा। मैं अब आपको पूरा सिंपली एकदम छोटे बच्चों की तरह सॉल्व करके बताती हूँ, वरना आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में। देखो 3x² माइनस 8x प्लस 11 माइनस 6x² प्लस 12x प्लस 17। क्योंकि अब बाहर प्लस था, हमें ऐड ही करना है, तो अंदर कुछ साइन वाइन चेंज नहीं हुए और ये माइनस इधर एज इट इज़ आ गया। अब 3x² में से 6x² माइनस करोगे तो क्या बचेगा? माइनस 3x² माइनस 8x और प्लस 12x। 12 में से 8 को माइनस किया तो कितना बचा? 4x। 11 और 17 कितना हो जाएगा? 28। तो ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो इस पूरे में से माइनस x² माइनस x माइनस 19, यही बोल रहा है क्वेश्चन। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 28 माइनस x²। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस x प्लस 19। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा हमारे? देखो माइनस 3x² और माइनस x² यानी माइनस 4x², ठीक है, प्लस 4x और प्लस x तो प्लस 5x प्लस 28 और प्लस 19 कितना बनेगा? 47। तो ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल। तो देखो इन दोनों को ऐड करके यही सब्ट्रैक्ट करना था और ये 2022 में आपने मतलब आपसे सीटेट ने पूछा। इतना सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कभी? देखो कितना इजी क्वेश्चन आया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो हमने प्लस माइनस वाला देखा, अब हम एक प्रोडक्ट वाला देखते हैं। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस? प्रोडक्ट करने का बोल रखा है सिंपल, मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है। 9x² प्लस 4y² 3x प्लस 2y और 3x माइनस 2y, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ थोड़ी बहुत पढ़ी होंगी, वैसे इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी अलग से, पर उससे पहले अगर नहीं भी पढ़ी है तो इतना तो आपको आना ही चाहिए। a प्लस बी और a माइनस बी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होता है? a² माइनस b²। तो इधर तो ये एज इट इज़ रहेगा। ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में जैसा बोल रहा हो अब आप इसको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ। हम इसे थोड़ा ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, आइडेंटिटी से भी इजीली सॉल्व हो सकता है। a प्लस बी a माइनस बी यानी a² माइनस b², a का स्क्वायर यानी 9x², इधर माइनस 4y²। अब a प्लस बी a माइनस बी इधर अगेन बन रहा है, तो हम इसको भी क्या करेंगे? a² माइनस b²। अब ये पूरा है तो इस पूरे का स्क्वायर होगा 81 x की पावर 4 माइनस 16 y की पावर 4। गॉट इट? तो ये नॉर्मल आपका आंसर आ गया, बिना ज़्यादा मल्टीप्लाई किए, बिना इसमें उलझे, इंडिविजुअली ब्रैकेट को सॉल्व करे बिना आपने डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाई, इन दो में वापस आइडेंटिटी लगी और ये आपका आंसर आ गया। गॉट इट? तो ये हमने प्लस माइनस का एग्जांपल देखा, प्रोडक्ट का एग्जांपल देखा। अब हम एक डिवीजन लास्ट पढ़ लेते हैं, देन इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ये आपका डिवीजन का एग्जांपल है। अब देखो इस पूरी एक्सप्रेशन को हमें केवल 2y से डिवाइड करना है, तो नॉर्मली पहले ये इसको डिवाइड करेगा, देन ये इसको डिवाइड करेगा। इसको भी नॉर्मल सॉल्व कर लो आप। 8x अपॉन 2y
प्लस 6y² अपॉन 2y। तो अब 2 से ये कटेगा तो कितना बचेगा 4x अपॉन वाई प्लस इधर ये 2 3 टाइम्स कट गया और y से भी एक पावर कैंसिल हो गई तो 3y। तो ये आपका आंसर हो गया। सिंपल एज दैट। ये नॉर्मल डिवीजन था। अब एक हम लास्ट पढ़ लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड कि कभी आपको ज़रूरत पड़ गई एग्ज़ाम में इससे सॉल्व करने की, किसी का फैक्टराइजेशन हो ही नहीं पा रहा है तो आप कैसे करोगे। ठीक है, हमें दे रखा है क्वेश्चन में x+2 को हमें डिवाइड करना है, सॉरी इस एक्सप्रेशन को हमें डिवाइड करना है x+2 से। मतलब x+2 हमारा डिविजर है, ये हमारा डिवाइज़र हो गया और डिविडेंड कौन हो गया x³ माइनस 4x² प्लस 3, ये हमारा डिविडेंड हो गया। अब इसको हम इससे डिवाइड कैसे करेंगे, जो भी अंदर वाला ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट क्या सॉरी डिविडेंड है उसकी हाईएस्ट पावर और जो इधर डिवाइज़र है उसकी जो हाईएस्ट पावर है, जैसे यहाँ x की पावर 1 है और इधर x की पावर क्यूब है तो ये हाईएस्ट टर्म है और ये भी हाईएस्ट है। तो दोनों में जो हाईएस्ट वाली टर्म्स हो उनको डिवाइड कर दो, यानी x³ अपॉन x। तो कितना बचा x²। तो पहले हम इस टर्म को x² से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इधर इन दोनों को डिवाइड करा और जो आया आंसर हमने यहाँ लिख दिया। अब इधर लिखने पर केवल ये इससे मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। इसको इधर पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा x³ और x² इधर मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 2x²। ठीक है, अब हम नॉर्मल डिवाइड कैसे करते हैं, इधर माइनस करते हैं तो माइनस इधर भी होगा और इधर भी होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो x³ तो हमारा कैंसिल हो गया, -4x² माइनस 2x² तो -6x² प्लस 3 एज इट इज़ हम नीचे कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो हमने कर दिया। अब इसमें हाईएस्ट टर्म कौन सी है, ये वाली, इधर हाईएस्ट टर्म x। तो हम क्या करेंगे अगेन -6x² अपॉन x। तो कितना बचा -6x। तो यहाँ हमने -6x लिख दिया। -6x कैसे आया, इन दोनों को डिवाइड करके। अब इस -6x को हमें इस पूरे से मल्टीप्लाई करना होगा तभी हम नीचे लिख पाएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आया -6x² और इधर माइनस, अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है -12x, जो कि एक वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या दे रखा है +3। तो हम यहाँ इसके नीचे तो लिख नहीं सकते, तो -12x हमें इधर साइड में लिखना होगा क्योंकि ये इसकी वाली लाइक टर्म्स नहीं है, हम केवल लाइक टर्म्स का प्लस और माइनस कर सकते हैं। अब यहाँ पे माइनस होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा और इधर भी ये प्लस हो जाएगा। तो कितना हो गया ये +12x और ये 3 इधर हमने लिख दिया। ठीक है, अब ये 12x इधर हाईएस्ट टर्म है और इधर ये हाईएस्ट टर्म है। तो 12x अपॉन x कितना बचा, कितना बचा ये 12, तो +12 हमने यहाँ लिख दिया। तो इधर हमने 12x से किया। ठीक है, और इधर हमारा कितना बचा 24। अगेन ये माइनस माइनस हो गए तो ये इस वाली साइड कैंसिल हो गई, इधर कितना बचा -21। तो ये लास्ट, इसके बाद हमारा सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि इधर हाईएस्ट टर्म जो है वो कांस्टेंट ही है और इधर हाईएस्ट टर्म x है। तो मतलब हमारा रिमाइंडर जो है वो छोटा हो गया डिवाइज़र से, तो अब फर्दर डिवीजन नहीं होगा और ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा रिमाइंडर है, तो ऐसे हमारा आंसर आ गया इसका। सो आई होप आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड समझ आया होगा, मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है। आज हमने एकदम बेसिक्स पढ़ा है अलजेब्रा का, लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है और विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ मैं पढ़ाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, तो उसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो वही है, ये आपका बेसिक्स क्लियर करने के लिए था। ठीक है, होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।